जरा सोचिए, एक बहुत ही टिपिकल सुबह है। एकदम हल्की धूल भरी धूप है। एक किसान अपने खेत के बीचों बीच खड़ा है। उसके हाथ में ना एक सूखी हुई पत्ती है और चेहरे पर जो चिंता है वो एकदम साफ दिख रही है। हाँ, वो एक जाना पहचाना मंजर है। बिल्कुल। मतलब उसे पता है कि फसल पर किसी कीड़े का हमला हुआ है या शायद किसी हिस्से में पानी ढंग से नहीं पहुंच रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो ये नहीं जानता कि ये बीमारी आखिर शुरू कहाँ से हुई है। और कितनी दूर तक फैल चुकी है। हाँ, एग्जैक्टली। दशकों से ना हमारी खेती का मतलब बस यही रहा है। एक ऐसा संघर्ष जहां इंसान पूरी तरह से मौसम और अपनी वो जो सीमित आंखें हैं बस उन्हीं के भरोसे है। वो एक अंदाजा लगाता है और फिर अपनी पीठ पर भारी सा पंप लादकर पूरे खेत में केमिकल छिड़कना शुरू कर देता है। ये कोई सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, ये उसके पूरे परिवार के भविष्य का सवाल होता है। और ये एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत है। मतलब अगर हम आज के इस आधुनिक युग को देखें तो हमारे पास हर एक चीज का डेटा है। हम फोन पर सब कुछ ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जहां से हमारा खाना आ रहा है ना, वहां आज भी सारे फैसले बस अंदाजे पर लिए जा रहे हैं। हाँ, वो इंट्यूशन पे चल रहा है। बिल्कुल। समस्या के शुरू होने और किसान को उसका पता चलने के बीच जो हफ्तों का गैप होता है ना, वही गैप अक्सर हार और जीत तय कर देता है। राइट। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इस कहानी को थोड़ा बदलने वाले हैं। उसी खेत से ना थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए कुछ ही किलोमीटर दूर उन धूल भरे रास्तों के बीच अचानक एक बिल्कुल अलग ही दुनिया नजर आती है। एक बहुत ही अत्याधुनिक हब जिसे मेघदेव ड्रोन स्टेशन कहा जाता है। वो नज़ारा ही एकदम अलग होता है ना? अगर मैं इसका नज़ारा बयान करूं तो ये किसी हाईटेक स्टार्टअप के ऑफिस और एक एयरपोर्ट का एकदम मिला जुला रूप लगता है। आसमान से एक विशाल ड्रोन अपने आप नीचे उतर रहा है और डॉकिंग पैड पर एकदम सटीक बैठता है। कोई इंसान उसे छू भी नहीं रहा। हाँ, वो पूरी तरह से ऑटोनोमस है। बिल्कुल। रोबोटिक आर्म्स बाहर आती हैं, उसकी खाली बैटरी को निकालती हैं और कुछ ही सेकंड्स में एक फुल चार्ज बैटरी लगा देती हैं। कोई शोर नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं, बस एक शांत और पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीनरी अपना काम कर रही है। वो जो स्टेशन का दृश्य है ना, वो दरअसल एक बहुत बड़े शिफ्ट का प्रतीक है। ये सिर्फ कोई एक मशीनरी नहीं है, ये डेटा और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नोड है। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और तकनीकी मैनुअल्स का स्टैक है, उसके आधार पर आज हम इस ओजस एरोस्पेस ड्रोन नेटवर्क को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कि ये सब काम कैसे करता है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये नेटवर्क भारतीय कृषि के इस पारंपरिक और धीमे सिस्टम को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस में बदल रहा है। तो चलिए उसी किसान से बात शुरू करते हैं। जब वो पीठ पर 20 लीटर का टैंक लेकर स्प्रे करता है ना, तो बहुत सारा केमिकल तो बस हवा में उड़ जाता है या मिट्टी में मिल जाता है। और उसकी खुद की सेहत भी खराब होती है, जो सबसे बड़ा रिस्क है। एग्जैक्टली। तो इसके जवाब में ओजस अपना वैगो ड्रोन लेकर आया है और मैंने इसके स्पेक्स देखे। मतलब ये 10 से लेकर 70 लीटर तक का पेलोड उठा सकता है। 70 लीटर लिक्विड लेकर हवा में उड़ना, ये तो एक छोटे एयरक्राफ्ट जैसा हो गया ना। 70 लीटर पेलोड कोई मजाक नहीं है। जब आप हवा में 70 लीटर लिक्विड लेकर उड़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती उस लिक्विड के हिलने ढुलने से पैदा होने वाली अस्थिरता होती है। अच्छा, मतलब वो जो पानी के छलकने से होता है। हाँ, इसे एविएशन में स्लॉश इफेक्ट कहते हैं। जब लिक्विड एक तरफ झूलता है ना, तो ड्रोन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है। वैगो ड्रोन में इसे संभालने के लिए बहुत ही एडवांस फ्लाइट कंट्रोलर्स लगे हैं, जो हर मिली सेकेंड में मोटर्स की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। ओह वाओ, मिली सेकेंड्स में? बिल्कुल। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये इतना सारा लिक्विड लेकर खेत के ऊपर उड़ रहा है, तो ये कोई अंधा छिड़काव नहीं कर रहा है। हाँ, ये मेरे दिमाग में भी एक बड़ा सवाल था। खेत कोई रनवे तो है नहीं। वहां पेड़ होते हैं, बिजली के तार होते हैं, कहीं कहीं ऊंचे खंबे भी होते हैं। तो ये इतनी तेज स्पीड में उड़ते हुए इन सब चीजों से टकराता क्यों नहीं है? इसके पीछे जो तकनीक है ना, वो समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें सिर्फ कैमरे नहीं लगे हैं जो देखकर रुक जाएं। वैगो ड्रोन में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम है, जो मिलीमीटर वेव रडार और लाइडार का इस्तेमाल करता है। रुकिए, ये लाइडार कैसे काम करता है इस कॉन्टेक्स्ट में? मैंने इसका नाम ऑटोनोमस कारों के आर्टिकल्स में पढ़ा है। बिल्कुल, तकनीक एकदम वही है। लाइडार बेसिकली हर सेकंड लेजर पल्स की हजारों किरणें बाहर फेंकता है।
जब ये किरणें किसी पेड़ जो तार से टकराकर वापस आती हैं, तो ड्रोन का जो ऑनबोर्ड प्रोसेसर है वो ये कैलकुलेट करता है कि किरण को वापस आने में कितना माइक्रोसेकंड लगा। अच्छा, तो वो टाइम नापता है। हाँ, और इस डेटा से वो अपने चारों ओर का एक 3D पॉइंट क्लाउड मैप बना लेता है। मतलब वो सिर्फ चीजों को देख नहीं रहा है, वो उनकी सटीक दूरी और आकार को रियल टाइम में भांप रहा है। मतलब उसे पता है कि तार कितनी दूर है या पेड़ कितना चौड़ा है। एग्जैक्टली अगर रास्ते में अचानक कोई पक्षी भी आ जाए ना, तो वो मिली सेकेंड्स में अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाएगा। ये तो गजब की प्रोसेसिंग पावर है। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल में एक और चीज का बार बार जिक्र है, आरटीके और पीपीके पोजिशनिंग। अब देखिए, आम आदमी के लिए जीपीएस का मतलब वही है जो हमारे फोन में होता है। ये आरटीके क्या बला है और खेत में इसकी क्या जरूरत आ पड़ी? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। देखिए, जो हमारे फोन में आम जीपीएस होता है ना, वो सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, जो धरती से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर है। इस वजह से सिग्नल में थोड़ा डिले या एटमॉस्फेरिक एरर आ जाता है। हाँ, कई बार लोकेशन इधर उधर दिखती है। हाँ, इसलिए आपके फोन का जीपीएस आपको 3 से 5 मीटर की सटीकता देता है। आप मैप में देखते होंगे कि आपकी लोकेशन कभी-कभी सड़क के दूसरी तरफ दिख रही है। हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। अब सोचिए, अगर ड्रोन 3 मीटर इधर-उधर हो गया, तो वो बीमार पौधे के बजाय स्वस्थ पौधे पे केमिकल डाल देगा। ओहो, अच्छा, तो मतलब खेती में 3 मीटर का मार्जिन ऑफ एरर बहुत बड़ा है। बहुत ही बड़ा है। यहीं पर आरटीके यानी रियल टाइम काइनेमैटिक तकनीक काम आती है। इसमें सिर्फ सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खेत के पास जमीन पर ही एक बेस स्टेशन लगा होता है। ओके, एक ग्राउंड स्टेशन। हाँ, ये बेस स्टेशन सैटेलाइट के सिग्नल को कैच करता है, एरर को कैलकुलेट करता है और ड्रोन को रियल टाइम में करेक्शन डेटा भेजता है। इससे जो सटीकता मिलती है ना, वो उस सेंटीमीटर लेवल की होती है। सेंटीमीटर लेवल। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही स्मार्ट उड़ने वाला डॉक्टर हो। डॉक्टर कैसे? मतलब एक ऐसा रोबोटिक डॉक्टर जो पूरे वार्ड का राउंड तो लेता है, लेकिन हर किसी को एंटीबायोटिक नहीं खिलाता। वो सिर्फ उसी मरीज को पहचानता है जिसे इन्फेक्शन है और सिर्फ उसी जगह पर एक सटीक इंजेक्शन लगाता है। बहुत सही कहा आपने। इससे दवा की बर्बादी तो रुकेगी ही, और बाकी की बॉडी यानी बाकी के खेत में बेवजह केमिकल भी नहीं जाएगा। ये एनालॉजी काफी हद तक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। जब आप सेंटीमीटर लेवल पर काम करते हैं ना, तो आप पानी और कीटनाशक दोनों का जो बेतहाशा इस्तेमाल होता है उसे एकदम रोक देते हैं। आप असल में जमीन को बंजर होने से बचा रहे हैं। और ये सब बैटरी की एक बहुत ही एफिशिएंट साइकिल पर चलता है। 20 मिनट में फास्ट चार्ज और 15 से 25 मिनट की लगातार उड़ान। इतने भारी पेलोड के साथ 25 मिनट की उड़ान काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अगर हम थोड़े बड़े कैनवस पर देखें, तो एक शानदार ड्रोन अपने आप में कुछ खास नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम ना हो। बिल्कुल, इकोसिस्टम जरूरी है। और सोर्स मटेरियल के जिस हिस्से ने मुझे सच में सबसे ज्यादा हैरान किया, वो था इनका कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इस कंट्रोल रूम को विजुअलाइज करें, तो कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े मिनिमलिस्ट कमरे की। दीवार पर बेंटो ग्रिड स्टाइल में बस स्क्रीन ही स्क्रीन लगी है। एक स्क्रीन पर किसी गांव में उड़ रहे ड्रोन की बैटरी का लाइव टेम्परेचर दिख रहा है, दूसरी पर लॉजिस्टिक्स का फ्लो है। हाँ, और तीसरी स्क्रीन पर वेदर अलर्ट ब्लिंक कर रहा है। ये सब बहुत सिनेमैटिक लगता है। वो जो कंट्रोल रूम आप इमेजिन कर रही हैं, वो ओजस नेटवर्क का मेघदेव डायनेमिक्स कमांड सेंटर है। और ये कोई अकेली बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक 4 लेयर यानी 4 टियर आर्किटेक्चर पर काम करता है। तो ये लेयर्स ये गांव से शुरू होती हैं। हाँ, चलिए इसे एक एक करके डिकोड कर लेते हैं। सबसे नीचे यानी ग्राउंड जीरो पर है टियर 1, जिसे कहते हैं हेल्थ सेंटर। ये पंचायत या गांव के स्तर पर होता है। यहाँ कोई भारी ड्रोन या बड़ी वर्कशॉप नहीं होती। तो फिर ये होता क्या है? ये एक तरह का डिजिटल कियोस्क या कस्टमर टच पॉइंट है, जहाँ किसान आ सकता है, डेमो देख सकता है, ऐप के बारे में समझ सकता है और अपनी सर्विस बुक कर सकता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से गांव का अपना टेक क्लिनिक हो गया। और इसके ऊपर की लेयर क्या है? फिर आता है टियर 2, जिसे वीगो सेंटर कहते हैं। ये ब्लॉक या तहसील स्तर पर होता है। यहाँ आपको कम से कम 1 या 2 डेमो ड्रोन मिल जाएंगे। इनका मुख्य काम है लोकल लेवल पर ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप्स आयोजित करना और अपने नीचे आने वाले पंचायत सेंटर्स के ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना। ओके, तो ये लेयर बेसिकली ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए है। फिर वो असली उड़ान जो होती है वो कहाँ से मैनेज होती है? वो होती है टियर 3 यानी मेघदेव ड्रोन स्टेशन से। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेशन है और सच कहूं तो यही इस पूरे नेटवर्क का असली वर्क हाउस है। मतलब मेन हब यही है। हाँ,
यहाँ 5 से 30 स्प्रे करने वाले ड्रोन्स और मैपिंग ड्रोन्स का पूरा बेड़ा होता है। यहीं पर बैटरी स्वैपिंग होती है, रिपेयर और मेंटेनेंस का सारा काम होता है। और इसके भी ऊपर सबसे टॉप पर है टियर 4, जिसे फेम हब कहते हैं। फ्रेम हब, ये कहाँ होता है? ये जिला मुख्यालय पर एक पूरा का पूरा ड्रोन पोर्ट होता है। इसमें 30 से 50 ड्रोन की फ्लीट होती है। ये एक तरह का रीजनल कमांड सेंटर है जहां से BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं। रुकिए, BVOS ऑपरेशंस मतलब ड्रोन इतनी दूर उड़ रहा है कि ऑपरेटर को अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा? बिल्कुल। ऑपरेटर सिर्फ स्क्रीन्स, टेलीमेट्री डेटा और कैमरों की मदद से ड्रोन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कमर्शियल एयरलाइन का पायलट अपने प्लेन को उड़ाता है। अब यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। अगर ये 4 टियर सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगे तो आसमान में एक ही समय में सैकड़ों ड्रोन होंगे। कोई पंचायत में मैपिंग कर रहा है, कोई तहसील में स्प्रे कर रहा है। ऐसे में ये आपस में टकराएंगे कैसे नहीं? और मान लीजिए कोई नो फ्लाई जोन है, जैसे कोई मिलिट्री बेस, तो वहां ये ड्रोन घुसने से कैसे रोकेंगे? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और एविएशन के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती भी यही होती है। इसका जवाब ओजस के हार्डवेयर और भारत सरकार के सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन में छिपा है। इनके सिस्टम में NPNT नाम का एक प्रोटोकॉल लागू है। NPNT, इसका क्या मतलब है? इसका फुल फॉर्म है नो परमिशन नो टेक ऑफ। नो परमिशन नो टेक ऑफ, ये तो नाम से ही काफी सख्त लग रहा है। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है। अगर डिजिटल स्काई का सर्वर उस खास उड़ान के लिए एक इनक्रिप्टेड टोकन इशू नहीं करता ना, तो ड्रोन के प्रोपेलर चालू ही नहीं होंगे। मतलब वो उड़ेगा ही नहीं। आप चाहे जितना रिमोट का बटन दबा लें, वो जमीन से 1 इंच भी नहीं उठेगा। और रही बात हवा में टकराने की, तो इनमें ADS-B रिसीवर लगे होते हैं, यानी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वाइलेंस ब्रॉडकास्ट। ये तो शायद वही तकनीक है ना जो बड़े पैसेंजर प्लेन्स में होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ADS-B की मदद से ये ड्रोन अपने 50 किलोमीटर के दायरे में हवा में मौजूद किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट या ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं और रियल टाइम में अपना रास्ता बदल सकते हैं ताकि कोई टक्कर ना हो। तकनीक तो वाकई कमाल की है, लेकिन ये सब तो इंटरनेट पे निर्भर करता है ना। मेरा मतलब है भारत के कई ग्रामीण इलाकों में तो 4G नेटवर्क भी ढंग से नहीं आता है। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। हाँ, मतलब अगर उड़ान के बीच में इंटरनेट कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा? क्या ड्रोन हवा में ही फ्रीज हो जाएगा या गिर जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओजस ने इसका भी बहुत तगड़ा बैकअप रखा है। इनमें डुअल कनेक्टिविटी का आर्किटेक्चर होता है। प्राइमरी कनेक्शन 4G या 5G का होता है, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो ये तुरंत VSCT सैटेलाइट बैकअप पर स्विच हो जाता है। अच्छा, तो सीधा सैटेलाइट से जुड़ जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि जमीन पर सेल्यूलर टावर काम करे या ना करे, ड्रोन स्टेशन का क्लाउड और कमांड सेंटर से कनेक्शन कभी नहीं टूटता। ये सिस्टम जीरो डाउन टाइम सुनिश्चित करता है। ये जो पूरा सिस्टम है, आई मीन रडार, सैटेलाइट लिंक, ब्लॉकचेन, ये सब सुनने में एकदम किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, अगर वो आम इंसान के काम नहीं आ रही तो वो एक तरह से बेकार है। बिल्कुल सही बात है। एंड यूजर सबसे जरूरी है। तो चलिए इस कमांड सेंटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को असल में ग्राउंड पर चला रहे हैं। हाँ, इस पूरे नेटवर्क की कामयाबी ना मुख्य रूप से 4 चेहरों या स्टेक होल्डर्स पर टिकी है। और सबसे पहला चेहरा तो वही किसान है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, अब अगर हम उस किसान को देखें तो वो अब परेशान नहीं है। उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसमें हल ऐप या VFN यानी वर्चुअल फार्मिंग नेटवर्क खुला हुआ है। वो बस कुछ टैप करता है, अपने खेत का एरिया सेलेक्ट करता है और ड्रोन की सर्विस बुक कर लेता है। उसे अब खुद वो जहरीले केमिकल नहीं सूंघने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, उस किसान को इस ऐप का इस्तेमाल करना सिखा कौन रहा है? हाँ, ये तो है। क्योंकि तकनीक और ग्रामीण भारत के बीच ना हमेशा एक तरह की झिझक रहती है। लोग नई चीजों को जल्दी अपनाते नहीं हैं। यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा और मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण चेहरा सामने आता है, जिसे ये हल साथी कहते हैं। हाँ, मुझे भी इस हल साथी वाले कंसेप्ट ने बहुत प्रभावित किया। ये कोई बाहर से आया हुआ सूट बूट वाला कॉर्पोरेट इंसान नहीं है। ये उसी गांव का उसी मिट्टी का एक पढ़ा लिखा युवा है। उसने ओजस से बाकायदा ट्रेनिंग ली है और अब वो पंचायत स्तर पर इन ड्रोन्स को मैनेज कर रहा है। ये लास्ट माइल डिलीवरी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। आप किसान को सीधे एक हाईटेक मशीन पकड़ा देंगे ना, तो वो शायद उसका कभी इस्तेमाल ना करे। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पड़ोस का लड़का, जिसे वो बचपन से जानता है, वो इस तकनीक को ऑपरेट कर रहा है,
तो एक भरोसा पैदा होता हाँ, है। ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल। हल साथी सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं है, वो असल में उस गांव का एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। इससे अगर हम आज के गिग इकोनॉमी वर्कर्स या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से जोड़कर देखें तो ये उसी का एक डीप टेक वर्जन लगता है। बिल्कुल सही एनालॉजी। और इस हल साथी के ऊपर जो तीसरा चेहरा है वो है फ्रेंचाइजी पार्टनर। ये वो बिजनेस लीडर है जिसने उस 1 एकड़ के मेघदेव ड्रोन स्टेशन में पैसा लगाया है। लेकिन सोर्स मटेरियल में एक दावा किया गया है जिस पे मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। क्या दावा है वो? उसमें लिखा है कि इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट 12 से 18 महीने में आ जाता है। क्या ग्रामीण भारत में किसी इतने भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर से इतनी जल्दी मुनाफा कमाना सच में रियलिस्टिक है? ये सवाल उठना एकदम लाजमी है। अगर ये फ्रेंचाइजी सिर्फ ड्रोन से स्प्रे करने का पैसा लेती ना, तो 18 महीने में रिकवरी होना बहुत मुश्किल था। लेकिन इनका रेवेन्यू मॉडल सिंगल सोर्स नहीं है। अच्छा, तो और क्या करते हैं ये? ये एक पूरा कमर्शियल हब है। ये लोग स्प्रेइंग से पैसा कमाते हैं, खेत की मैपिंग करने से कमाते हैं, ड्रोन्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से कमाते हैं, और तो और ये बैटरी स्वैपिंग का चार्ज भी लेते हैं। ओह, मतलब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। हाँ, जब आपके पास आय के इतने सारे स्रोत हों और सामने क्लाइंट के रूप में पूरा का पूरा जिला हो, तो 12 से 18 महीने का आरओआई एक बहुत ही मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी बन जाता है। ओके, मेक सेंस। तो ये सिर्फ एक सर्विस सेंटर नहीं है बल्कि एक रूरल कॉमर्स हब है। और अब चलते हैं चौथे चेहरे की तरफ, और इसके लिए हमें गांव की पगडंडियों से सीधे सिलिकॉन वैली या किसी ग्लोबल टेक हब में जाना होगा। हाँ, डेटा की दुनिया में। एग्जैक्टली, जहां ठंडी नीली रोशनी वाले सर्वर रूम्स में बैठे डेटा साइंटिस्ट इन ड्रोन से आने वाले डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। ये लोग भारत के किसी सुदूर गांव के एक एक सेंटीमीटर जमीन के डेटा को वेदर सैटेलाइट्स के डेटा के साथ मिलाकर प्रोसेस कर रहे हैं। ये डेटा ही असल में इस पूरे सिस्टम का असली फ्यूल है। इतने सारे ड्रोन और इतने सारे स्टेक होल्डर्स तो आ गए, लेकिन इन सब के बीच जो टेराबाइट्स में डेटा पैदा हो रहा है उसका आखिर होता क्या है? यहीं पर इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और आई थिंक सबसे हाई एनर्जी हिस्सा शुरू होता है। हम बात करने वाले हैं डिजिटल ट्विन और एग्रो एआई इकोसिस्टम की, जिसे सोर्स में एग्रोफ्लाई एक्स या एग्री ट्विन भी कहा गया है। डिजिटल ट्विन का कंसेप्ट वैसे तो आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे इंजन्स के लिए। हाँ, जहाँ किसी इंजन या मशीन का एक डिजिटल कॉपी बनाकर उस पर सारे टेस्ट किए जाते हैं। ओजर इस कंसेप्ट को पूरी तरह से खेती में ले आया है। ये आपके भौतिक खेत का ना एक हूबहू डिजिटल कॉपी ब्लॉकचेन पर बनाता है, और इसका रेजोल्यूशन यानी इसकी गहराई सच में हैरान करने वाली है। इसे शायद 3 लेयर्स में बांटा गया है ना? हाँ, टाइल्स, क्यूब्स और पिक्सेल्स। चलिए इसे ना श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी का खेत एक बहुत बड़े वीडियो गेम के मैप की तरह है। उस पूरे मैप को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इसमें जो सबसे बड़ा ब्लॉक है उसे टाइल कहते हैं, जो 1 वर्ग मीटर का होता है। ये लेयर पूरे खेत के लॉजिस्टिक्स, पानी का बहाव और जो बड़े ऑपरेशंस हैं उन्हें प्लान करने के काम आती है। ओके। इसके नीचे आता है क्यूब, जो 1 वर्ग सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर? हाँ, इस स्तर पर सिस्टम हर एक पौधे की ग्रोथ, उसकी सेहत और न्यूट्रिशन लेवल की मॉनिटरिंग करता है। 1 सेंटीमीटर तो वैसे ही काफी छोटा हुआ, लेकिन जो तीसरी लेयर है पिक्सल, सोर्स के मुताबिक ये 1 वर्ग मिलीमीटर का है। 1 मिलीमीटर? हाँ बिल्कुल, 1 मिलीमीटर। मतलब एक सुई के नोक के बराबर। ये आसमान में इतनी ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन 1 मिलीमीटर का डेटा कैसे कैप्चर कर सकता है, और उसका फायदा ही क्या है इतनी डिटेल का? यही तो इस एआई इकोसिस्टम का असली जादू है। ड्रोन्स में सिर्फ नॉर्मल कैमरे नहीं लगे होते जो हम फोन में यूज करते हैं। इनमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे लगे होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल मतलब जो अलग-अलग रोशनी देखते हैं? एग्जैक्टली। ये कैमरे रोशनी के उन वेवलेंथ्स को भी कैप्चर करते हैं जो इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती, जैसे कि नियर इंफ्रारेड। अच्छा। अब होता क्या है कि जब कोई पौधा बीमार पड़ना शुरू होता है ना, तो वो बाहर से पीला या सूखा दिखने से बहुत पहले ही अपने अंदर के क्लोरोफिल में बदलाव के कारण नियर इंफ्रारेड रोशनी को एक अलग तरह से रिफ्लेक्ट करने लगता है। ओह, मतलब बीमारी के लक्षण बाहर आने से पहले ही ये ड्रोन उससे पकड़ लेता है। बिल्कुल। एआई इन 1 मिलीमीटर के पिक्सेल्स को स्कैन करके पत्तियों की नसों तक का एनालिसिस करता है और बता देता है कि यहाँ फंगस लगने वाला है या पानी की कमी हो रही है। तो उस वीडियो गेम वाले मैप की एनालॉजी पर वापस लौटें तो हर एक छोटे ब्लॉक या ग्रिड की अपनी एक अलग मेडिकल रिपोर्ट बन रही है, जो हर उड़ान के साथ लगातार अपडेट हो रही है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात,
ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पर आधारित है। अब मुझे ये बताइए, खेती में ब्लॉकचेन का क्या काम आ गया? ब्लॉकचेन का सीधा सा मतलब है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। जब आपके खेत का सारा डेटा, मिट्टी की नमी, मौसम, कीटनाशक का इस्तेमाल, ये सब ब्लॉकचेन पर दर्ज हो रहा है, तो कोई इसे बीच में बदल नहीं सकता। हाँ, डेटा टैम्पर प्रूफ हो जाता है। हाँ, और एआई इस ऑथेंटिक डेटा का इस्तेमाल करके यील्ड यानी उपज का बहुत ही सटीक अनुमान लगा लेता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि फसल कटने से पहले ही किसान को पता होगा कि इस बार कितनी पैदावार होने वाली है? न सिर्फ किसान को पता होगा, बल्कि ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए जो खरीदार है या मंडी का व्यापारी है, वो भी उस वेरीफाइड डेटा को देख सकता है। ओह वाओ! अगर सिस्टम कहता है कि फसल 90% स्वस्थ है और इतनी पैदावार होगी, तो बिना किसी बिचौलिए के सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किसान को एडवांस पेमेंट भी मिल सकता है। ये बेसिकली खेती को पूरी तरह से एक डेटा ड्रिवन और प्रेडिक्टेबल साइंस बना रहा है। अगर हम इन सारी चीज़ों को, मतलब ड्रोन्स, हल साथी, डिजिटल ट्विन, ब्लॉकचेन, इन सबको एक साथ रख कर देखें, तो ये सिर्फ खेती करने का कोई नया तरीका नहीं है। ये एक पूरी अर्थव्यवस्था का नया आर्किटेक्चर है। बिल्कुल। ओजस एरोस्पेस का ये नेटवर्क गति और कार्यकुशलता की सच में एक मिसाल है। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को एक बहुत ही ठोस आधार दे रहा है, जहाँ गांव सिर्फ फसल नहीं उगा रहे हैं, बल्कि दुनिया का सबसे परिष्कृत डेटा भी जनरेट कर रहे हैं। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी विजुअल हम सबके दिमाग में रहे। एक पैनोरेमिक व्यू इमेजिन करें। आसमान से दिखता हुआ एक नया भारत, जहाँ तकनीक और मिट्टी मिल रहे हैं। हाँ, जहाँ ये मेघदेव ड्रोन स्टेशन सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एरोस्पेस नेटवर्क के एकदम चमकते हुए नोड्स हैं। हवा में अदृश्य और सुरक्षित ग्रिड है। गांव के खेत से निकला डेटा चंद सेकंड्स में ग्लोबल सर्वर पे एनालाइज हो रहा है और वापस एक कमांड बनकर उसी ड्रोन तक पहुंच रहा है। और ये सब उस आम किसान के जीवन को आसान और सुरक्षित बना रहा है, जहां से हमने आज बात शुरू की थी। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले ना, इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा कर दिया है। वो क्या? जब खेत का हर एक वर्ग सेंटीमीटर एक डिजिटल पिक्सल बन जाएगा, जब बीमारी का पता इंसान से पहले एआई लगा लेगा, और जब सारे बड़े फैसले स्क्रीन पर बैठे एल्गोरिदम लेने लगेंगे, तो आप सोच रही हैं कि फिर इंसान का क्या रोल बचेगा? हाँ, एग्जैक्टली। क्या आने वाले कल का किसान वो मिट्टी और फावड़े वाला पारंपरिक किसान कम और अपने खेत को कंट्रोल रूम से मैनेज करने वाला एक डेटा साइंटिस्ट ज्यादा बन जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि तकनीक हमें कहाँ ले जा रही है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। खैर, आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हम अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।